हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 2 जुलाई को आता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। कौन सा दिन आता है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन को फाउंड किया गया था ड्यूरिंग द समर ओलंपिक्स हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में जो समर ओलंपिक्स हुई थी तो उस टाइम पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन को फाउंड किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। राइट। सेकंड आता है 2 जुलाई को ही वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो 2 जुलाई को आता है वर्ल्ड यूएफओ डे। ये कमेमोरेट किया जाता है, ये माना जाता है कि इसी दिन 2 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश इंसिडेंट हुआ था रोजवेल में। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड यूएफओ डे। 2 जुलाई को 2 दिन आते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे एंड वर्ल्ड यूएफओ डे। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हरिकेन बैरिल सेट टू कॉज मैसिव डैमेज अक्रॉस। हरिकेन का नाम क्या है? बैरिल। बैरिल हरिकेन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कहां पे? अब देखो, हरिकेन होता है, टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब एक ही चीज है, बस इसके नाम अलग अलग है। जैसे कि साइक्लोन हो गया, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? लो प्रेशर सिस्टम होता है। तो हरिकेन भी सेम वही चीज है। तो यहाँ पे जो अमेरिका वाला एरिया है अटलांटिक ओशन का, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? हरिकेन है। तो इसमें होता क्या है? इसमें हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मैसिव डैमेज होता है। तो रिसेंटली ये जो बैरिल नाम का हरिकेन है, ये कहाँ पे आया है? ये आया है कैरेबियन आइलैंड्स पे। कैरेबियन सी के बारे में आपने सुना होगा। तो उसके आसपास के जो आइलैंड्स है वो आ जाते हैं कैरेबियन आइलैंड्स में। जैसे कि हम बात कर लें, ट्रिनिडेड हो गया, टोबैगो, ग्रेनाडा हो गया, बारबाडोस। तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली, तो यहाँ पे आया है मैसिव हरिकेन। नाम क्या है? बैरिल। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। राइट। तो हरिकेन का नाम याद रखना है कि नाम क्या है, नाम भी पूछा जा सकता है। राइट। तो कहाँ पे आया है, तो कहाँ पे इसकी वजह से नुकसान हुआ है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट। नेक्स्ट, वेयर इज चैडविक हाउस। चैडविक हाउस ये कहाँ पे है? चैडविक हाउस है शिमला में। कहाँ पे है? शिमला में। नाम क्या है? चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। तो यहाँ पे अभी म्यूजियम बनाया गया है, एक चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम। तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे ऑडिट की पूरी हिस्ट्री दे रखी है कि कैसे ऑडिट की शुरुआत हुई है, कैसे फिर आगे धीरे धीरे इसकी एवोल्यूशन हुई है। तो ऑडिट की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री दे रखी है। तो ये वाला जो म्यूजियम है शिमला के अंदर, इसकी इनॉग्रेशन की गई है बाय आर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उन्होंने इनॉग्रेशन की है चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम की। राइट। तो हमारे कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है इंडिया के? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली करी है। और ये जो चैडविक हाउस है, यहाँ पे गांधी जी ने भी विजिट किया था। कब आए थे? 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए जब आए थे, तो उस टाइम पे इन्होंने चैडविक हाउस को भी विजिट किया था। राइट। नेक्स्ट है टीम एंड यशस्विनी। इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। 2 इनिशिएटिव्स रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। कब लॉन्च किए गए हैं? एमएसएमई डे पे। एमएसएमई डे था। कब था ये एमएसएमई डे? ये था 27 जून को था एमएसएमई डे। तो उसी टाइम पे ये टीम एंड यशस्विनी 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। क्या है ये इनिशिएटिव? टीम की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव।
ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव है। ये किस लिए है? ये है जो स्मॉल बिजनेस पार्टिसिपेंट्स है, जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग में उनकी हेल्प करी जाएगी थ्रू टीम इनिशिएटिव। सेकंड है यशस्विनी इनिशिएटिव। ये जो यशस्विनी इनिशिएटिव है, ये अब देखो नाम से पता चल रहा है, ये विमेन सेंट्रिक है, विमेन लेड बिजनेस। जो इनफॉर्मल विमेन जो बिजनेस कर रही है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाएगा अंडर यशस्विनी इनिशिएटिव, राइट। तो ये है टीम एंड यशस्विनी इनिशिएटिव, जो कि MSME डे पे जो है लॉन्च किए गए हैं। MSME डे कब होता है? 27 जून को होता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये दोनों लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट AI फायर डिटेक्शन सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कौन से टाइगर रिजर्व में पहला AI फायर डिटेक्टिव सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है? अब इससे होगा क्या? AI फायर डिटेक्टिव सिस्टम से जो फायर नाम से पता चल रहा है कि अगर कहीं फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर का कोई केस होता है, जंगल में आग लगती है, तो उस केस में 3 मिनट में इसके बारे में पता चल जाएगा। जो अलार्म वगैरह वहां पे सेटअप किए गए हैं, तो अलार्म जो साइलेंस वगैरह है वो बजने शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि जंगल में आग लग चुकी है, तो उसके आगे जो टीम है वहां पे पहुंच जाएगी। तो ये क्यों AI फायर डिटेक्टिव सिस्टम वहां पे लॉन्च किया गया है? टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो टाइगर की पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं वहां पे खत्म होती है। तो इसीलिए पहला AI फायर डिटेक्टिव सिस्टम जो है वो कौन से टाइगर रिजर्व में लगाया गया है? तो वो लगाया गया है पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। अब देखो जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो MP के अंदर भी है, महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में पड़ता है, आधा MP में है, आधा महाराष्ट्र में है। तो जो महाराष्ट्र वाली साइड पेंच टाइगर रिजर्व है, वहां पे ये AI फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। 3 मिनट के अंदर अंदर जो फायर है उसके बारे में पता चल जाएगा अगर जंगल में आग लगती है तो, राइट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम। हिमाचल प्रदेश की स्कीम है, नाम से पता चल रहा है, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम। तो ये कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए है? तो अब देखो नाम से पता चल रहा है अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो मतलब 6 साल से छोटे बच्चों के लिए ही होगी। तो कौन सी एज ग्रुप के आएंगे यहाँ पे बच्चे? तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 से 6 साल के एज ग्रुप के बच्चे इसमें आ जाएंगे। तो इसमें जो 3 से 6 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उनको प्रॉपर डे केयर में बच्चों को रखा जाएगा, उनको एजुकेशन के बारे में भी जितना एजुकेशन होती है उनको बताया जाएगा, और साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाएगा, राइट। तो डे केयर में है, दिन टाइम बच्चों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है यूपी कैबिनेट अप्रूव्ड विच कंपनीज प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ ₹650 करोड़ फॉर म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या। अयोध्या के अंदर म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स जो है वो बनाए जाएंगे। तो कौन सी कंपनी ये बना रही है म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, और उस कंपनी को अभी रिसेंटली यूपी सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है, और उनके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स जो अयोध्या के अंदर वो बना रहे हैं, उस पर टोटल खर्चा आएगा, अप्रॉक्सीमेट जो खर्चा आएगा 650 करोड़ की लागत आएगी। और ये जो म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं अयोध्या के अंदर, ये CSR के अंदर बनाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, मतलब कि लोगों की सेवा के लिए ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, ये कोई बिजनेस के लिए नहीं बनाए जा रहे, राइट। तो कौन सी कंपनी का ये प्रोजेक्ट है? तो ये है टाटा सन्स का प्रोजेक्ट। किसका है? टाटा सन्स का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है नेम द सेकंड मिलिट्री स्टेशन टू हैव प्लास्टिक वेस्ट रोड। मिलिट्री स्टेशन जहां पे प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके रोड्स बनाई गई है। तो अभी तक 2 मिलिट्री स्टेशंस ऐसे बन चुके हैं जहां पे प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाई जा चुकी है। तो जो सेकंड वाला है उसमें 100 मीटर लॉन्ग जो है ये रोड प्लास्टिक वेस्ट यूज करके बनाई गई है। तो स्टेशन का नाम क्या है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। राजस्थान में ये जो प्लास्टिक वेस्ट यूज करके रोड्स बनाई गई है, और ये बन गया है इंडिया का सेकंड मिलिट्री स्टेशन। तो फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट है नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी,
जो कि कहाँ पे है, असम के अंदर है। तो ये कौन सा है, ये फर्स्ट मिलिट्री स्टेशन है। सेकंड है जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ये सेकंड है। फर्स्ट है नारंगी मिलिट्री स्टेशन, गुवाहाटी असम के अंदर है। राइट, तो दोनों नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी एंड सेकंड है जयपुर मिलिट्री स्टेशन, जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके रोड्स बनाई है। अब ये जो रोड्स बनाने का, प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके रोड्स बनाई जाती है, ये कैसे बनाई जाती है? ये जो प्लास्टिक वेस्ट होता है ना, उसको मिक्स किया जाता है हीटर बिटुमिनस के साथ। हीटर बिटुमिनस के साथ उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो मिक्सचर बनता है उसको यूज करके आगे रोड बनाई जाती है। और ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था प्रोफेसर राजागोपालन वासुदेवन का। तो इन्होंने ये आइडिया दिया था, इसीलिए इनको बोला जाता है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है, तो नाम है प्रोफेसर राजागोपालन वासुदेवन। राइट, तो इन्होंने ये वाला जो आइडिया दिया था, ये दिया था 2017 के अंदर, तो जिसके लिए इनको 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो उसके बाद जो पहली रोड बनाई गई थी नारंगी मिलिट्री स्टेशन असम के अंदर गुवाहाटी की, तो ये बनाई गई थी 2019 में। और अब 2024 के अंदर जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है, वहां पे प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाई गई है। राइट, अब पहले जो था प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने का 2019 में, जो गवर्नमेंट ने बोला था कि अब जब भी रोड्स बनेगी तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट को यूज किया जाए, ज्यादा नहीं तो 20% जो रोड्स बनेगी उसमें प्लास्टिक वेस्ट को यूज करना है। लेकिन 2023 से अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जब रोड्स बनेगी तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट को यूज करना कंपल्सरी है, सो दैट कि हम अपने प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सके, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और इसको डिस्पोज ऑफ करना भी इजीली जो है इजी नहीं है। तो इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके रोड्स बनाई जाएगी जो कि ड्यूरेबल भी रहेगी। राइट, नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट स्टेट विच गेव अप्रूवल टू विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, अभी 3 नए लॉज आए हैं जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया। राइट, तो इसका जो फर्स्ट केस आया है वो भी दिल्ली में आ चुका है, जो 3 नए लॉज आए हैं उनके लिए। राइट, तो अब पहली कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 को अप्रूवल दिया है? पहली स्टेट कौन सी है? तो ये पहली स्टेट है असम। असम स्टेट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 को अप्रूवल दे दिया है। इसमें है क्या? इसमें होता है कि जो विटनेस होते हैं, विटनेस कौन होते हैं? जो गवाही देने वाले होते हैं। जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जो विटनेस जब कोर्ट में पहुंचने से पहले ही उसको इधर उधर कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है, मतलब उसको कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। तो उसी से रिलेटेड ये जो स्कीम आई है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024, कि जो विटनेस होएगा उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी, कोर्ट तक पहुंचने तक उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। और इसके अलावा पहले भी उसका जो बयान होगा वो लिया जाएगा, कहीं पे रिकॉर्ड किया जाएगा, रिटर्न में लिखवा के उसके सिग्नेचर होंगे। और इसके अलावा उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, कोर्ट तक पहुंचने तक उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी। राइट, तो ये कौन सा है नया जो लॉ आया है? ये है सेक्शन 398 के अंदर आया है ये लॉ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित 2023, जिसको अभी अप्रूव किया है असम स्टेट ने। नेक्स्ट है हु विंस 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीता है? तो वो है संजना ठाकुर ने जीता है। तो इनकी शॉर्ट स्टोरी जो थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऐश्वर्या राय। शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या था? शॉर्ट स्टोरी का नाम था ऐश्वर्या राय। नेक्स्ट है संज्ञान ऐप वाज लॉन्च्ड बाय। संज्ञान ऐप ये किसने लॉन्च करी है? संज्ञान ऐप ये लॉन्च करी है रेलवे पुलिस फोर्सेस ने, आरपीएफ ने लॉन्च करी है संज्ञान ऐप। किस लिए लॉन्च करी है? कि जो नए 3 लॉज आए हैं उन लॉज के बारे में लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए ये जो संज्ञान ऐप है ये लॉन्च करी गई है बाय द रेलवे पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट है विच कंट्री इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल्स। गैसी कैटल्स कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा गैस छोड़ती है। और जो कैटल्स गैस छोड़ती है ना, इनकी गैस में क्या होता है? सबसे ज़्यादा निकलता है मीथेन। और मीथेन क्या है?
ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इसीलिए जो गैसी कैटल्स है उन पे कार्बन टैक्स इम्पोज करेगी कौन सी कंट्री? तो कंट्री का नाम है डेनमार्क। अब देखो होता क्या है, अब जैसे अगर हम नॉर्मल सोचे तो ऐसे होता है कि अब देखो कैटल्स गैस छोड़ रही है तो उस पर टैक्स क्यों लगाया जाए भाई? क्यों? क्योंकि अगर कैटल्स के पेट में गैस बन रही है तो जरूर उसके खाने में कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग चीजें गई है जिसकी वजह से कैटल्स गैस छोड़ रही है। तो उनके जो मालिक है अगर उनको अच्छा खाना दे, जो भी उसका नॉर्मल खाना होता है, घास फूस जो कुछ भी खाती है, अगर वो दे तो उससे गैस नहीं छोड़ेगी। अगर वो गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए ऐसे ही कुछ फीड वगैरह दे रहे हैं, अननेसेसरी ज़्यादा फीड दे रहे हैं, तो उसकी वजह से गैस बनती है और कैटल्स गैस छोड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? मीथेन होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसीलिए इन पे लगाया जाएगा अब कार्बन टैक्स। अभी तो नहीं लॉन्च किया जाएगा, ये जो कार्बन टैक्स है ये 2030 से इम्पोज किया जाएगा गैसी कैटल्स पे, राइट। तो कौन सी कंट्री ने ये इम्पोज किया है? डेनमार्क में। तो डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जो कार्बन टैक्स लगाएगी गैसी कैटल्स पे, राइट। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी विंस $843 मिलियन नासा कॉन्ट्रैक्ट टू डी ऑर्बिट ISS। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसको डी ऑर्बिट किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कब तक डी ऑर्बिट किया जाएगा? 2030 तक इसको डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली कौन सी कंपनी ने जीता है? नासा ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कौन सी कंपनी को दिया है? तो कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी है। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट जीता है, कितने का है? $843 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जो स्पेसएक्स कंपनी है ये एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स बनाएगी जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया गया है, बहुत बड़ा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उसको वहां पे डी ऑर्बिट कर देगी। तो उसका जो डेब्री होगा उसको लाकर डंप कर देगी, राइट। तो अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये बना कब था? 1998 में 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। कौन सी 5 स्पेस एजेंसीज थी? एक थी CSA, कनेडियन स्पेस एजेंसी। दूसरी थी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नासा, अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और 5th वाली थी स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन, रॉसकॉस्मोस। ये कहाँ की है? ये है रशिया की। तो 5 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था। कनाडा, यूरोप, जापान, अमेरिका एंड रशिया, इन 5 ने मिलकर बनाया था। अब हुआ क्या? अब रशिया बोल रहा है कि अब ये जो इसको मैनेज करने का काम भी इन 5 कंट्रीज का ही है, कि वहाँ पे जो भी काम करना है, ऑपरेशनल है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसको मैनेज करने का सारा काम किसका है? इन्हीं 5 कंट्रीज का है। लेकिन अब रशिया क्या बोल रहा है कि रशिया इसको मैनेज करेगा 2028 तक, और बाकी की जो 4 कंट्रीज है ये क्या बोल रही है कि हम 2030 तक यहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो अब ये ऑपरेशनल नहीं रहेगा तो इसको वैसे ही छोड़कर तो आ नहीं सकते, तो इसको डी ऑर्बिट करना पड़ेगा। तो डी ऑर्बिट करने का काम नासा ने दिया है स्पेसएक्स को। तो स्पेसएक्स स्पेस क्राफ्ट्स बनाएगा जो इसको वहाँ पे जो डी ऑर्बिट करेगा, वहाँ पे इसका जो भी डेब्री होएगा तो उसको लाकर डंप कर देगा। कहाँ पे डंप किया जाएगा? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में एक पॉइंट नीमो है जहाँ पे इसका जो डेब्री होगा उसको डंप किया जाएगा, राइट। तो नाम क्या है? पॉइंट नीमो। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। यूजुअली जो स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं उनका जो डेब्री होता है यहीं पे डंप किया जाता है, पॉइंट नीमो पे, राइट। तो पॉइंट नीमो को क्या बोला जाता है? स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है इसको, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी एक ब्लैक लिस्ट भी होती है, एक इसकी होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। तो अब
रिसेंटली एक कंट्री को इससे रिमूव कर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिस्ट होती है FATF की, इसकी लिस्ट में वो कंट्रीज ऐड होती है जो कि टेररिज्म में बहुत ज़्यादा फंडिंग दे रही है या मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है। तो जो कंट्रीज ज़्यादा फंडिंग दे रही है, टेररिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है या मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। जो थोड़ा कम है, मतलब एक लेवल होता है इसमें कि कितने तक की फंडिंग जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी लिस्ट बनाई गई है, ग्रे लिस्ट। टॉप पे ब्लैक लिस्ट आती है, देन आती है ग्रे लिस्ट, राइट। तो अब ये कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिसको ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है? तो कंट्री का नाम है टर्की। टर्की को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। इसको कब ऐड किया गया था? तो इसको 2021 में ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था, तो 2024 में इसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, राइट। So that's all for today.